नमस्कार। वायर की इस चर्चा में आपका स्वागत है। मैं अजय आशीर्वाद वायर की तरफ से एक बार फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे पुदुचेरी की, जो दक्षिण भारत में एक यूनियन टेरिटरी है। और सोमवार को वहाँ पर हमने देखा कि जो वी नारायण सामी, जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, उनकी सरकार गिर गई। उनके सामने एक ट्रस्ट वोट था जो विपक्ष ने मूव किया था, और उस ट्रस्ट वोट के पहले ही वी नारायण सामी, ये जानते हुए कि उनके पास इनफ नंबर्स नहीं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ट्रस्ट वोट से पहले ही रिज़ाइन कर लिया। और रिज़ाइन करते के साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये जो उनकी सरकार को टॉपल किया गया है, गिराया गया है ऑन द डायरेक्टिव ऑफ बीजेपी, जो सेंटर में बैठी हुई है। और इससे कुछ ही दिन पहले हम आपके सामने एक वीडियो लेकर आए थे जिसमें हमने पुदुचेरी का जो पूरा जो राजनीतिक रस्साकसी हो रही थी, जो राजनीतिक कश्मकश था, उसका ब्यौरा हमने दिया था। ये हमने बताया था कि किस तरीके से पिछले 4.5 सालों में वी नारायण सामी की सरकार और वहाँ की जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी, उनके बीच में लगातार लड़ाइयाँ चलती रहीं। और इस हद तक लड़ाइयाँ चलती रही जिसमें जो डे टू डे जो गवर्नेंस होती है उसमें भी अड़ंगे आने लग गए थे। और लगातार कांग्रेस की, वहाँ की सरकार की यही मांग थी कि ये जो किरण बेदी के थ्रू जो सेंटर में जो मोदी सरकार बैठी हुई है, वो वहाँ पर कांग्रेस की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है उसको फंक्शन नहीं करने दे रही है, उसको काम करने नहीं दे रही है। छोटे से छोटे जो वेलफेयर स्कीम्स भी जो कांग्रेस की गवर्नमेंट सामने ला रही है, उसको भी किरण बेदी वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रही है। तो इस बीचों बीच जब ये लगातार 4.5 साल चल चुका था, इस तरीके की जो राजनीतिक रस्साकसी थी, उसमें अब हमने देखा कि अभी 3 महीने में ही पुदुचेरी की फिर से चुनाव होने वाले हैं, और 3 महीने पहले ही वहाँ की सरकार गिर गई। इस सरकार के गिरने का जो सबसे पहला कारण था कि 5 जो कांग्रेस के एमएलए हैं और एक डीएमके के जो एमएलए है, जो सरकार के रूलिंग अलायंस के पार्ट थे, उन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। और रिज़ाइन करते के साथ ही कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी वो माइनॉरिटी में चली आई थी। तो फिर से यहाँ पर हमने कुछ इसी तरीके का देखा, जैसे हमने पहले कर्नाटका में देखा, फिर मध्य प्रदेश में देखा, राजस्थान में भी एक कोशिश थी, जहाँ पर लगातार विपक्ष ये कहता जा रहा है कि ये जो सेंटर में जो मोदी गवर्नमेंट बैठी हुई है या फिर बीजेपी है, वो उनसे जो उनका जो मैंडेट है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है, उसको गिराने की किसी न किसी तरीके से कोशिश कर रही है। इस तरीके से एन मौके पे कांग्रेस के एमएलएस और डीएमके के एमएलएस का रिज़ाइन कर देना, आज भारत की अगर राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो वो कुछ नया नहीं है। हमने देखा मध्य प्रदेश में ये होते हुए, हमने ये कर्नाटका में भी होते हुए देखा, और हम कुछ हद तक अलग अलग राज्यों में, गोवा में होते हुए देखा, अलग अलग राज्यों में हम देख चुके हैं। लेकिन पुदुचेरी में ऐसा क्या खास है कि क्यों, अगर ये बयान वी नारायण सामी का सही है, तो वो क्यों ऐसा है कि बीजेपी 3 महीने चुनाव से पहले ही इस तरीके का कुछ ऑपरेशन कमल के नाम से, जो आजकल इनफेमस हो गया है, वो कराना चाह रही है। इसी के बारे में आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हो रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि ये जो 5 एमएलएस का जो रेजिग्नेशन हमने देखा, और नहीं, और एक डीएमके के एमएलएस का भी, मतलब तो कुल मिलाकर 6 एमएलएस का जो रेजिग्नेशन हमने देखा, उससे ये तो बात साफ हो जाती है कि ये जो लोग हैं, ये जा कहाँ रहे हैं। इन 6 एमएलएस में 2 ऑलरेडी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, और ये आशंकाएं बताई जा रही हैं कि ये जो बाकी के जो 4 बचे हैं, वो भी आने वाले दिनों में भाजपा ज्वाइन करेंगे। तो लेकिन ये सारी जो घटनाएं घट रही थी, ये इन रेजिग्नेशन के साथ साथ हमने देखा कि किस तरीके से राष्ट्रपति ने, रामनाथ कोविंद ने, एन मौके पे इनके रेजिग्नेशन के साथ साथ किरण बेदी को, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, उनको भी हटाया। और वहाँ पर एक आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशनल पर्सन, जो तमिलसाई सौंदरराजन हैं, जो तेलंगाना की गवर्नर थी, उनको एक एडिशनल रोल में वहाँ के एलजी के रूप में उनको वहाँ पर अपॉइंट किया। और साथ साथ आज हमने देखा कि किस तरीके से वो पूरा जो वहाँ पे एक बीजेपी का जो मशीनरी है, वो फिर से एक संगठित होते हुए नज़र आ रहा है पुदुचेरी में। क्योंकि बीजेपी का हम ये समझ ले कि साउथ में, तमिलनाडु और पुदुचेरी में
अलग अलग समय पर वो अपना एक वर्चस्व बनाना चाह रहे हैं पिछले कुछ सालों से, लेकिन द्रविडियन पार्टीज जो एआईएडीएमके हैं या डीएमके हैं या पुदुचेरी में एनआर कांग्रेस है, उनके सामने वो टिक कर नहीं आ पा रहे हैं। तो उनके सामने इस तरीके का एक रास्ता बनता है कि जहां पर उनका एक एलजी हो और जो बाकी के जो एमएलएज है वो उनको अगर वो अपनी तरफ ले आएँ तो उनका एक रास्ता खुलता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर किरण बेदी चली गई, उनके सामने एक आरएसएस की तमिलसाई सौंदरराजन जो पूर्व तमिलनाडु के बीजेपी की यूनिट की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, वो आज वहाँ पर है। आने वाले दिनों में उनके इलेक्शन जब होगा तो उनका एक बहुत बड़ा रोल होगा। साथ साथ जानकारों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से ये जो पुदुचेरी में जो घटनाएं घट रही हैं उसका कहीं ना कहीं एक जो सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है उस पे भी एक बहुत ही बड़ा कमेंट्री है कि आप अगर एलजी को जो अपॉइंट किया जाता है या गवर्नर को जो अपॉइंट किया जाता है वो 5 साल उनका फिक्स टर्म होता है और सरकार अपनी मर्जी से उनको बीच टेन्योर में नहीं हटा सकती है। लेकिन उसका जस्ट उल्टा हमने देखा कि सरकार की जब मर्जी हुई तो उन्होंने किरण बेदी को हटा दिया और उन्होंने ये भी लाजिम नहीं समझा कि उसकी वजह बताएं। तो प्रेसिडेंट का जो खत है, प्रेसिडेंट का जो प्रेस सेक्रेटरी अजय सिंह ने जो बात की है उसमें भी उन्होंने वजह नहीं बताई और क्यों ये चेंज बदलाव हुआ। लेकिन जानकारों का वहाँ पर कहना है और जो हमारे राजनीतिक सोर्सेस हैं उनका ये कहना है कि ये जो 6 लोगों के रेजिग्नेशन के बदौलत किरण बेदी को उनको हटाया गया और किरण बेदी की जगह में कोई और लेकर उनको आया गया ताकि ये गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट को वहाँ पर माइनॉरिटी में ढकेला जा सके। लेकिन फिर भी ये जब माइनॉरिटी में आ चुकी थी ये सरकार, फिर भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब 2 या 3 महीने इलेक्शन से पहले क्यों उस सरकार टॉपल करेगी। लेकिन आज जब विपक्ष वहाँ पर के लोगों ने ये कहा कि वो पूरा जो एआईएडीएमके, बीजेपी और एनआर कांग्रेस जो वहाँ पर विपक्ष में थी, उन्होंने ये कहा कि सेंट्रल लीडरशिप पे हमने छोड़ दिया है कि आने वाले दिनों में हम इन 2-3 महीनों में अपनी सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। और तो इसमें सीधा सीधा जब सेंट्रल लीडरशिप का रोल खुद विपक्ष के लोग अभी कह रहे हैं तो इससे साफ जाहिर एक बात तो होती है कि कहीं ना कहीं जो सेंट्रल लीडरशिप है बीजेपी का, उनका इस कांग्रेस की जो ये सरकार टॉपल हुई है उसमें कहीं ना कहीं एक हाथ तो है ही। और दूसरी बात ये हम जान लें कि कांग्रेस ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभा है, वहाँ पर 33 मेंबर है। 33 मेंबर में से 6 लोगों ने रिज़ाइन कर दिया और जो 3 लोग वहाँ पे ये व्यवस्था है कि 3 लोग जो मोदी सरकार है, जो सेंटर है, क्या वो 3 अपने एमएलएज वहाँ पे नॉमिनेट कर सकती है। लेकिन वहाँ के पौंडीचेरी के लोगों का ये कहना है कि ये जो 3 एमएलए जो है वो डायरेक्टली मोदी सरकार ने बीजेपी के मेंबर्स को बनाया वहाँ पर बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी क्वालिफिकेशन के। ज़्यादातर हमने ये देखा है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स के अलग अलग ये होते हैं कि जो समाज में जो एक रेप्यूटेड व्यक्ति है, अलग अलग फील्ड से लोगों को नॉमिनेटेड मेंबर्स बनाया जाता है। लेकिन पौंडीचेरी में ऐसा नहीं हुआ। पुदुचेरी में ऐसा हुआ कि बीजेपी सेंटर ने बीजेपी के ही नुमाइंदों को 3 नॉमिनेटेड एमएलए बनाया और कल का जो ट्रस्ट वोट हुआ उसमें ये बात एकदम जग जाहिर है कि किस तरीके से ये 3 एमएलएज जो थे, जो बीजेपी के थे, उन लोगों ने विपक्ष को एडवांटेज दिया। उन लोगों ने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ वोट करने का वो मन बना चुके थे, उससे पहले ही चीफ मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया। मगर ये 3 मतलब अनइलेक्टेड बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव्स जो असेंबली में हैं, उनकी वजह से भी कांग्रेस की सरकार वहाँ पर माइनॉरिटी में आई। अब यहाँ पर ये जिस तरीके का खेल चल रहा है, वहाँ पर तमिलनाडु में बीजेपी घुसने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में वो उनका गठबंधन एआईएडीएमके के साथ भी है। तो ये पुदुचेरी में जो एकदम करीब है, तमिलनाडु के साथ ही सटा हुआ है, उसमें आज वहाँ के एक दलित नेता हैं तोल मावलवन, तो वो वीसी के पार्टी के हैं। उन्होंने ये कहा कि ये जो है हमने देखा है वो एक तरीके का कर्टन रेजर देखा है और इसी तरीके से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को टॉपल कर जिस तरीके से सेंटर कर रही है, उसका एक स्वरूप हम तमिलनाडु में आने वाले दिनों में भी देख सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि वहाँ की जो रीजनल पार्टीज़ है वो इस बात को लेकर अभी से चौकन्ने हो जाएं कि ऐसे जो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को जिस तरीके से बुलडोज
किया जा रहा है वो तमिलनाडु में ना हो। तो एक तरीके से उन्होंने वो जो द्रविडियन स्पिरिट जिसको कहते हैं तमिलनाडु पॉलिटिक्स में, उसको एक बार फिर से प्रोवोक करने की कोशिश की है, उसको फिर से इन्वोक करने की कोशिश की है, ताकि एकजुट होकर तमिलनाडु की जो द्रविडियन पार्टीज़ हैं, डीएमके हो या चाहे वीसीके हो या सत्ता पक्ष में जो एआईएडीएमके है, उनके लिए भी एक वार्निंग की तरीके से तोल तिरुमावलवन ने ये आज का कल का जो ये स्टेटमेंट दिया। इसमें बीजेपी का डायरेक्ट रोल है या नहीं है, ये तो आने वाले दिनों में ही हमें पता चलेगा। लेकिन अब अभी की जो स्थिति है, ये स्थिति है कि कांग्रेस की सरकार वहाँ पर गिर चुकी है। जो विपक्ष में जो है, जिसमें बीजेपी भी पार्ट है, उन लोगों ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि वो आने 2 महीने के लिए सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। और अभी तक वहाँ के एलजी ने भी कुछ नहीं बोला है कि वो आने वाले दिनों में किस तरीके से क्या राजनीतिक माहौल बनेगा और क्या अभी से उनको सरकार बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। लेकिन इससे एक बात तो ज़रूर तय होती है कि यहाँ पर बीजेपी जो ऑलमोस्ट एक नॉन एग्जिस्टेंट पार्टी है पुदुचेरी में, उनके दोनों हाथ में किसी न किसी तरीके से हमेशा लड्डू आता है और इस बार भी आ गया। उनके 5-6 एमएलएज उन्होंने जो तोड़े हैं वो आने वाले दिनों में बीजेपी ज्वाइन कर देंगे। और जहाँ 33 मेंबर की ही असेंबली है, वहाँ पर 6 लोग अगर सत्ता पक्ष से लेकर वो ले आते हैं अपनी तरफ, तो वो एक इलेक्शन लड़ने में, जो आने वाले दिनों में जो इलेक्शन हो रहा है, उसमें एक बहुत सक्षम पार्टी के रूप में भी उभरेंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी किया है कि जो एलजी, जहाँ हर जगह में हमने दिल्ली में देखा कि एलजी और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में हमेशा एक टग ऑफ वॉर चलता रहता है, वहाँ पर उन्होंने पहले से ही अपने ही एक नुमाइंदे को, तमिलसाई सौंदरराजन को वहाँ पर डाल दिया है। और ताकि एक लेवल पे उनका अभी जो पूरी तरीके से जो पावर है, वहाँ पर विपक्ष सरकार बनाए या नहीं बनाए, लेकिन ये जो पुदुचेरी है आज नारायणसामी के गवर्नमेंट के गिरने के बाद पूरी तरीके से अब भाजपा के हाथ में है और भाजपा के नुमाइंदों के हाथ में है। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।